वह जोजो जंगल में भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसकने लगता है। कुछ देर बाद ही उसका काल्पनिक दोस्त आता है और उसे एक संक्षिप्त उत्साह भरी बातचीत की पेशकश करता है। वह दावा करता है कि खरगोश बहादुर होते हैं क्योंकि वे गाजर लाने और अपना पेट भरने के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जोजो को एक खरगोश की तरह बहादुर और सावधान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेरित जोजो प्रशिक्षण के लिए वापस भागता है और कहता है कि कप्तान उसे सिखाता है बच्चों के दौरान ग्रेनेड कैसे फेंकना है। जोजो ने अपने हाथ से ग्रेनेड देखा और उसे दूर फेंक दिया। दुर्भाग्य से वह एक पेड़ से उछल गया और विस्फोट होने से पहले उसके पैरों पर गिरा, जिसके बाद बेहोश जोजो को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका आपातकालीन ऑपरेशन किया गया। कई दिनों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और उसकी मां रोजी उसे घर ले आती है। जॉयस के चेहरे पर बड़े निशान हैं और उसका पैर घायल हो गया है। हालांकि उसकी मां उसे सांत्वना दे रही है और आश्वासन दे रही है कि वह हमेशा उसके साथ है। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि उसके पिता कथित तौर पर इतालवी दोस्तों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका और उनकी बड़ी बहन से संपर्क टूट गया है। हाल ही में इन्फ्लुएंजा से मृत्यु हो गई। जोजो के ठीक होने के बाद रोजी कुछ युवा लोगों को मुख्यालय ले गई। कैप्टन क्लीन इंडोज से बात करें, जिन्हें घटना के बाद पदावनत कर दिया गया है। वह इस बात पर जोर देती हैं कि उनके बेटे को कुछ काम दिया जाए, भले ही वह मैदान पर न हो, ताकि लड़के को शामिल होने का एहसास हो सके। परिणामस्वरूप जोजो छोटे से संकेत के रूप में प्रचार पत्रक फैलाने और युद्ध के प्रयासों के लिए स्क्रैप इकट्ठा करने जैसे कार्य। एक दिन काम करते समय वह अपनी मां को लोगों के एक समूह को घूरते हुए देखता है। सार्वजनिक चौराहे पर फांसी से जोजो पूछता है कि उन्होंने क्या किया, जिस पर रोजी ने जवाब दिया कि वे बाद में क्या कर सकते थे। काम के बाद वह घर लौटता है और अपनी मां को घर में नहीं पाता है। इधर उधर घूमते समय उसे अपनी दिवंगत बहन के कमरे से आने वाली आवाज सुनाई देती है। वह कमरे में प्रवेश करता है और फर्श पर एक अजीब निशान देखता है जो दीवार तक जाता है। वह अपना खंजर निकालता है और युद्ध समीक्षा के एक खंड को खोलने के लिए इसका उपयोग करता है। दिलचस्प बात यह है कि जोजो पीछे एक गुप्त स्थान पर है। वह जांच करने के लिए रेंगता है और एल्सा नाम की एक लड़की को छुपते हुए देखकर घबरा जाता है। वह कमरे से बाहर भागता है और अपनी मां के लिए चिल्लाता है और घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वह सामने के दरवाजे से निकलने वाला होता है, एल्सा उसे पकड़ लेती है पीछे से और उसे दीवार के खिलाफ धक्का देती है। वह उसका खंजर देखती है और उसे ऐसा दृश्य बनाने के खिलाफ चेतावनी देती है, और इसके अलावा वह स्वीकार करती है क्या वह यहूदी है और उसे उसकी मां ने वहां रहने की पेशकश की थी। वह यह भी दावा करती है कि रहस्य उजागर करने पर उसे और उसकी मां को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि एल्सा के छिपने के स्थान पर लौटने के बाद यहूदी लोगों की मदद करना एक बड़ा अपराध है। जो अपने कमरे में वापस भागता है और अपने काल्पनिक मित्र से इस बारे में बात करता है। कुछ देर विचार विमर्श के बाद वे एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बातचीत करें और रहने के लिए कहीं और ढूंढने के बारे में बताएं। लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन के कमरे में प्रवेश करता है, वह एल्सा से चौंक जाता है और उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जोजो ने भुगतान के साथ एक और चर्चा की, जो सुझाव देता है कि उसे अन्यथा विश्वास जीतना चाहिए ताकि वह शाम को आसानी से बना सकता है या चला सकता है। जब रोजी घर लौटती है तो जोजो उसे बताता है कि उसने शोर सुना है। हालांकि वह इधर उधर हो जाती है। वह यह दावा करते हुए टाल देती है कि यह चूहे ही होंगे। उस रात उसे बिस्तर पर सुलाने के बाद वह एल्सा से मिलने जाता है और उसे अधिक सावधान और शांत रहने के लिए कहता है। वह यह भी कहती है कि उसका बेटा एक कट्टरपंथी है जो जीत गया। अगले दिन जोजो अपने तैराकी प्रशिक्षण के लिए जाता है, जहां वह घर के अंदर सफाई करता है और फिनकेल उनसे अन्य उत्पाद मांगता है। प्रतिक्रिया में ठंड का सामना करने पर सफाई करने वाले डोर्फ ने उसे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा। स्कूल ने उन्हें तुरंत निष्पादित कर दिया। लड़के को आश्चर्य हुआ कि उत्तर के प्रकारों को देखने के लिए कोई जेल की पहचान कैसे कर सकता है। कहता है कि वह या तो नहीं जानता है और किसी को एक किताब लिखनी चाहिए। घर लौटने पर इस बारे में जोजो से फिर से बात करने की कोशिश की गई। वह उसे इस शर्त पर रहने देने के लिए सहमत हो गया कि वह यहूदी के बारे में सब कुछ बता देगी। लोग उसे किताब पढ़ने में मदद कर रहे हैं और फिर उसे बताते हैं कि उनके अन्य लोगों की तरह सामान्य लोग भी कहते हैं कि जो उस पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि वह दावा करता है कि यहूदी लोग कमजोर हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह उसे पकड़ लेती है और यह प्रदर्शित करने के लिए इधर उधर घूमती है। वह उस रात कमजोर नहीं थी। रोजी घर लौटी और अच्छे मूड में थी क्योंकि सहयोगियों ने इटली पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस अगला होगा। जो अपने देश के खिलाफ होने के लिए उससे बहस करता है, इसलिए रोजी इस विषय को टाल देती है और बस उसे खाने के लिए कहती है। हालांकि वह खुद नहीं खाती है और दावा करती है कि वह भूखी नहीं है। उसे संदेह है कि वह एल्सा के लिए बचत कर रही है। जो खाने का फैसला करता है। उसके भोजन के साथ साथ वे बातचीत करते हैं,
लड़का अपने पिता के लिए अपनी लालसा व्यक्त करता है। रोजी अपने पति के कोट पर नृत्य करती है और भुगतान करती है। अपने पिता की तरह बात करना शुरू करने से पहले उसके चेहरे पर दाढ़ी है। वह जल्द ही संगीत चालू कर देती है और उसके मूड को खुश करने के लिए संडास बनाती है। अगले दिन जोजो उसे एक पेन और एक कोरा कागज भी देता है, जिसमें उसे यहूदी लोगों का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। वह भी हंसता है। जांच पड़ताल या यहूदी जीवन और अपने परिवार के बारे में सवाल जिनका वह जवाब देने से इनकार करती है, हालांकि वह उसे बताती है कि वह कैसा महसूस करती है। उसे नाथन से कहें। वह दावा करती है कि वह प्रतिरोध समूह के साथ लड़ रही है। पूरा होने के तुरंत बाद आप जोजो का सिर खींच रहे हैं, जहां वह दावा करती है कि यहूदी लोग रहते हैं। इसके बाद जोजो एक विचार लेकर आता है और नाथन होने का नाटक करते हुए एक पत्र लिखता है। उसके साथ वह फिर एल्सा को इसकी अनुमति देता है, जो स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करती है। इसके बावजूद वह इस तरह के कठोर शब्द सुनकर आहत होती है। यह उसके मंगेतर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम प्रेरित करता है या अपने छिपने के स्थान पर वापस आने के लिए दोषी महसूस करता है। जो एक और पत्र लिखता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पहले वाला सच नहीं था और वह अभी भी उसे इस आरामदायक सालसा से प्यार करता है और उसने उससे ऐसे और अधिक लाने के लिए कहा। भविष्य में पत्र इस बिंदु से न्यायाधीश नियमित रूप से उससे मिलने आते हैं और वे अधिक बार बातचीत करते हैं। दोनों का आनंद लेना शुरू हो जाता है। एक दूसरे की कंपनी धीरे धीरे दोस्ती बना रही है। हालांकि न्यायाधीश काल्पनिक मित्र को डांटता है और जियो के साथ जुड़ने पर जोर देता है कि उसे अपने जर्मन मस्तिष्क को विचलित नहीं करना चाहिए। एक दिन न्यायाधीश युवा लोक मुख्यालय का दौरा करता है और क्लींजिंगडॉर्फ से मिलता है, जो उस लड़के के बारे में सोचकर बात कर रहा है। कहता है कि वह यहूदी लोगों पर एक किताब लिख रहे हैं, लेकिन वे यह मानकर हंसते हैं कि यह वास्तविक नहीं है। डोर्फ की सफाई, फिर शाज़म की वर्दी के डिजाइन, जो उसने युद्ध के दौरान बनाए थे। उनकी बातचीत के बीच में जोजो ने चुपके से कुछ रंगीन पेंसिलें चुरा ली और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। इन सब के अलावा वह युद्ध के प्रयास के लिए पट्टा इकट्ठा करने का काम भी कर रहा है। बाद में रोबोट के वेश में सड़कों पर घूमते हुए जोजो ने अपनी मां को छोटे छोटे नाजी विरोधी पर्चे बांटते हुए देखा। यह पता चला है कि रोजी नाजी के लिए जर्मन प्रतिरोध का एक हिस्सा है, क्योंकि काम के बाद जोजो घर लौटता है और चोरी की गई रंगीन पेंसिलें एल्सा को देता है। जब वे खोजते हैं तो वह उसे याद दिलाता है कि यह नाजी के लिए अवैध है और क्या आपको जवाब में दोस्त बनना होगा। यह भी दावा करता है कि वह नाजी नहीं है, क्योंकि उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई है और वह बस एक अकेला बच्चा है जो अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जॉर्जिया में फिट उनकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन वह बहस न करने का विकल्प चुनता है। जब वह अपनी गंदी बात भी व्यक्त करता है, वह जो बन गई है, उसे स्नान करने की अनुमति देता है और यहाँ तक अपनी दिवंगत बहन को कुछ कपड़े भी पहनाता है। इसके बाद दोनों एक साथ भोजन तैयार करने का काम करते हैं और कोई दस्तक देता है। दरवाजे पर एल्सा तेजी से छिपने की जगह की ओर भागती है, जबकि जो दरवाजे का जवाब देने के लिए जाता है। यह उच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारियों का एक समूह है। वो हरमन के नेतृत्व में थे, जो एक नियमित निरीक्षण के लिए वहां गए थे क्योंकि वे अपनी जांच कर रहे थे। उत्तरी फिनकिल को साफ करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। हरमन ने उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा, जहां क्लींजिंगडॉर्फ का दावा है कि उन्हें जो के लिए कुछ पर्चे लाने हैं जो काम कर रहा है। हालांकि उनके लिए यह एक बहाना लगता है, लेकिन हरमन द्वारा न्यायाधीश को नोटिस करने के बाद निश्चित रूप से हरमन उनसे आगे कोई सवाल नहीं करता है या उसका खंजर गायब है और उसी के बारे में पूछताछ करता है। तभी एल्सा दिखावा करती है। हाँ, वह दावा करती है कि उसने अपने भाई का खंजर ले लिया है क्योंकि वह उसे उस संदिग्ध से परेशान कर रहा था। हरमन ने उसका पहचान पत्र मांगा, जिस पर एल्सा इंग्रेस और हाथ पकड़ लेती है। घर के अंदर हिरासत में गिरावट की स्थिति तब और बढ़ जाती है जब पूर्व कप्तान उसकी जन्मतिथि पूछकर दस्तावेज की जांच करता है। एल्सा का अनुमान है कि यह बेतरतीब ढंग से है, लेकिन उत्तर की सफाई इसकी पुष्टि करती है कि प्रस्थान से ठीक पहले यह सटीक है। हरमन ने जजों की किताब देखी और पढ़ना शुरू कर दिया। वे यहूदी लोगों के राक्षसी चित्रों पर हंसते हैं, यहाँ तक उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इससे एल्सा स्पष्ट रूप से परेशान हो जाती है, लेकिन वह इसके बाद इसे व्यक्त नहीं करती है। अधिकारियों ने जोजो को छोड़ दिया और यह भी पाया कि आईडी कार्ड पर जन्मतिथि अलग है, जिससे वे अलग हो गए। यह एहसास हुआ कि सफाई करने वाला उत्तर पूरे समय उनकी मदद कर रहा था। जोजो का कहना है कि कोई भी वास्तव में उसके निधन के बारे में नहीं जानता है, इसलिए वह उसके होने का दिखावा कर सकता है और उनके साथ सामान्य रूप से रह सकता है, अन्यथा वह किताबों की सामग्री से आहत हुआ था। यह याद दिलाता है कि वे निम्नलिखित में दोस्त नहीं बन सकते। वह दिन जब जो कुछ खाने के लिए बाहर जाता है और उसे अपनी मां की एक भयावह जगह दिखाई देती है। सार्वजनिक चौराहे पर उसका शव लटक रहा था। वह डेक से अभिभूत था और वह उसके पैरों को पकड़कर संकटग्रस्त हो गया था।
घंटों तक उसके शरीर को घूरने के बाद वह अपने खंजर के साथ घर लौट आया और वह सीधे घर चला गया और अपनी मां के लिए उसे दोषी ठहराते हुए सर के कंधे में छुरा घोंप दिया। मृत्यु। लेकिन इससे पहले कि वह गंभीर नुकसान पहुंचा सके, वह हमें सांत्वना देने के लिए रोने लगता है और इस दौरान निश्चित रूप से रोता है। लगता है कि उसके पिता को भी हिटलर के खिलाफ काम करने के कारण मार दिया गया था और फिर उसकी मां ने इसे गुप्त रखा ताकि वह परेशान न हो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और जोजो ने शहर के चारों ओर कचरे के डिब्बे से सामान निकालना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और उनका बंधन और गहरा होता गया। वे अपने दिन नाथन के नकली पत्रों का आनंद लेते हुए, भोजन साझा करते हुए और एक दिन बातचीत करते हुए बिताते हैं। जोजो सड़कों पर घूमते हुए अचानक अराजकता फैल जाती है क्योंकि शहर पर एक सप्ताह की रक्षा प्रणाली पर हमला होता है। युवा लोक सदस्यों सहित नागरिक आबादी को युद्ध सेवा में लगाया जाता है। भयंकर गोलीबारी होती है। जोजो योकी में आता है जो उसे बताता है कि सहयोगियों ने कैसे काम किया है। उनके देश पर हमला करने के तुरंत बाद हिटलर ने अपने कर्मचारियों को एक हैंडगन देकर भेज दिया लड़ने के लिए, जबकि जोजो को वर्दी प्रदान की गई थी ताकि उसे अपने पक्ष के लोगों द्वारा गोली न मारी जाए। वह डरकर एक इमारत के नीचे छिप जाता है जब तक कि युद्ध कम नहीं हो जाता। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वह जीवित नाजी झंडे वाले अमेरिकी सैनिकों को देखने के लिए बाहर आता है और उन्हें अपने साथ बदलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। आप घर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे पकड़ लिया गया है और बाकी नाजियों के पास ले जाया गया है। वहां उसे क्लीन एंडोर्फिन मिलता है और वह उसके पास बैठ जाता है। सीढ़ी कहती है कि वह एक अच्छा लड़का है और उसे अपनी बहन की देखभाल करने के लिए कहता है। फिर वह जज की जैकेट उतार देता है और आपकी निंदा करते हुए थूक देता है ताकि अमेरिकी सैनिक को भेजा जा सके। लड़का घर चला गया जबकि बाकी नाजियों को जोजो के पहुंचने पर मार डाला गया। उसे डर था कि ऐसा अब चली जाएगी वगैरह वगैरह। तो वह झूठ बोलता है या जर्मनी ने युद्ध जीत लिया है। लेकिन जब वह उसे परेशान देखता है तो वह नाथन से एक पत्र बनाता है जिसमें उसे पेरिस में तस्करी करने के साधन का वादा किया जाता है। इस बिंदु पर यह भी खुलासा होता है कि नाथन की पिछले वर्ष तपेदिक से मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह इसके लिए जोजो को धन्यवाद देती है। सांत्वना देने वाले पत्र हैं।